आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है एक सिर्फ सियासी शख्सियत ही नहीं, एक नामवर टीचर शहर मालेगांव के डॉक्टर ऑल्सो डॉक्टर प्रोफेसर रिजवान खान। सियासत में हर वक्त सालों साल 5 साल अपनी खिदमत पेश करने वाली शख्सियत। पार्लियामेंट चुनाव के ताल्लुक़ से कुछ अहम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है डॉक्टर रिजवान खान सर से कि अभी जो 10 साला सुभाष भामरे का बीजेपी का करियर गया है पार्लियामेंट का, अभी उनका मुकाबला अमरीश पटेल, कुणाल पाटिल हो गए, लेकिन अब शोभा ताई बचाओ जो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में और इनकी पकड़ मजबूत बताई जा रही है इस मर्तबा इंडिया अलायंस कांग्रेस से। इन सारी बातों को लेकर क्या एक्सपीरियंस है डॉक्टर रिजवान खान सर का कि आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में सुभाष भामरे, शोभा ताई और दीगर उम्मीदवारों को लेकर क्या रिजल्ट रहेगा, जानते हैं। सुभाष भामरे के जो दोनों इलेक्शन हुए, 2014 का हो या 2019 का हो, ये 14 के अंदर बदलाव की लहर थी। कांग्रेस के 10 साल दौर इक़्तिदार का था, 4 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, उसमें इकनॉमी मजबूत हुई थी। मगर बीजेपी ने उस वक्त तो माहौल और इलेक्शन ऐसा बना दिया था कि कांग्रेस करप्ट पार्टी है और टेलीकॉम घोटाला, उसके बाद में अन्ना हज़ारे की तहरीक थी जिससे काफ़ी हिंदुस्तान के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ लोगों में बेदारी पैदा हुई थी टेलीकॉम घोटाले की वजह से। और इतना बड़ा करके बताया गया था कि इतने लाख, इतने के कैलकुलेटर में वो ज़ीरो भी नहीं आ पाते थे कितना उसका अमाउंट आ रहा। हालांकि ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं था, बाद में उसको क्लीन चिट मिली। मगर उसके अंदर जो हुआ कि नरेंद्र मोदी एक मंजर नाम पे आए नेशनल लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर से वो ऊपर आए और उन्होंने ऐसा सब्ज़ बाग दिखाया, अच्छे दिन आएंगे, हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, हम काला धन लेके आएंगे स्विस बैंक से, और हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाइना को अंदर घुस के मारेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। और ये जो जो वो इश्यूज़ थे, ये हर बात उन्होंने वो कही और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा। और जो लहर थी और जो हवा थी 14 के अंदर कि जहाँ भी जो भी था वहाँ पे बीजेपी के नाम पे वो चुन के आया। अमरीश भाई पटेल काफ़ी पावरफुल उस वक्त के कैंडिडेट थे, मगर वो बाहरी भी थे, इसलिए भी उनको नुकसान हुआ। और बीजेपी की लहर थी, उसके अंदर सुभाष भामरे चुन के आए। उसके बाद में भी उन्होंने रेलवे लाइन लाएंगे, ये लाएंगे, मंजूर हो गया, इफ्तिताह हो गया, ये सब बात की, मगर वो चीज़ हुई नहीं। दूसरे बार जो 19 की जो आई, 19 का जो इलेक्शन आया जिसमें कुणाल पाटिल थे, जो लोकल थे, जो आमदार थे, जो बड़ी ताकत से लड़े, सबसे ज़्यादा ताकत से कोई लड़ा तो कुणाल पाटिल ने लड़ा था। मगर उस वक्त तो पुलवामा हमले का हुआ था और शहीदों के नाम पे वोट मांगी गई थी। ये हमारा हिंदुस्तान की जो आवाम है ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती, वो उनकी भूख भूल जाती है, उनकी तकलीफ़ भूल जाती है, उनके सर पे छत है कि नहीं है ये भूल जाते। मगर जान और देशभक्ति के रंग में ऐसा रंगा गया था कि एक वोट शहीदों के नाम, और वो हवा ऐसी चली कि वो 14 से भी ज़्यादा तेज़ हवा थी। उसके अंदर बीजेपी की सबसे ज़्यादा 300 के ऊपर उनकी सीट आई, उसके अंदर सुभाष भामरे भी चुन के आए। मगर इस बार जो है ऐसा नहीं है, एंटी कंपन्सी है अब तो बीजेपी की। बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के नाम पे उन्होंने वोट मांगा, इसलिए उन्होंने राम मंदिर बना भी नहीं थे, इसका इफ्तिताह किया। दूसरी बात है कि आर्टिकल 370 हमने हटाया, इस पे वोट हमको मिलेगा, उनका ये था। ये सब चीज़ें लोगों को कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसके बाद में हम उनके जो एमपीज़ थे, जो उनके लीडरान थे, उन्होंने कहा कि हम 400 के पार 400 सीट आएंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, हम रिजर्वेशन हटा देंगे। ये करके वो बड़ी मेजॉरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे, मगर वो कुछ हुआ नहीं। और अभी वो आवाम समझ गए कि ये जुमलेबाजी है, इसलिए अब इलेक्शन जो है ये हवा पे नहीं होने वाला है, अब ये मुद्दों पे होने वाला है, बेरोज़गारी पे, महंगाई पे होने वाला है। चाइना जो हमारे अंदर तक, अरुणाचल प्रदेश तक आ गई, उनकी फौजी चौकियां बन गई, ये सब लोग देख रहे हैं। और 56 इंच का सीना जो बोला जाता था, आज वो सब बात झूठी निकली।
15-15 लाख आने की बात थी, वो झूठा निकला। किसानों के बुरे हाल है, ये सब चीज़ हुई। और अब उनका 2 फेज़ होने के बाद में उनका फिर मुद्दा टर्न हो गया। अब वापस वो मुसलमानों पे आ गए कि मुसलमान को सब धन दे देंगी कांग्रेस। दूसरी बात है कि मुसलमान है तो तुम्हारे मंगलसूत्र भी ले लिया जाएगा, और मुसलमान है तो हिंदू खतरे में, जो जो उनकी बातें रहती वो बातों पे वो फिर आ गए। उसके अंदर ये हुआ कि कांग्रेस को बहुत इलेक्शन लड़ नहीं रही थी हिंदुस्तान नेशनल लेवल के ऊपर। कांग्रेस कुछ इलेक्शन लड़ नहीं रही थी। जहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी का कांग्रेस का मुकाबला है, वहाँ तो उनके लीडरान भी नहीं। जैसे गुजरात की बात हुई, गुजरात में वहाँ कांग्रेस का कौन लीडर है जो बड़ा जो लड़ रहा है? मध्य प्रदेश, वहाँ कौन लीडर है जो इलेक्शन लड़ रहा है बड़ा नाम? कांग्रेस के पास तो कई स्टेट पे नाम भी नहीं है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, दस्तूर बदल देंगे और रिजर्वेशन हटा देंगे, ये मुद्दा कांग्रेस ने करी, इसलिए वो नेशनल लेवल के ऊपर उसकी लहर चल रही है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं अपोजिशन को, इसका इंडिया आघाड़ी अलायंस को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये बात हमारे लिए अच्छी है। और लोगों के अंदर वोटिंग का रेशो बहुत कम आ रहा है। ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा। महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शन देखा जा रहा है कि पहले तो इलेक्शन समझ में नहीं आता था। सेना बीजेपी इलेक्शन लड़ती थी, ना कभी प्राइम मिनिस्टर को हमने वो इलेक्शन के टाइमिंग में आते देखते थे। होम मिनिस्टर को भी हम एक आधी बार देखते थे इलेक्शन में। मगर अब तो ऐसा हो रहा है कि हर महीना प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हर महीने में 2 बार होम मिनिस्टर आ रहे हैं, हमारे लीडरान वहाँ जा रहे हैं, उनके सारे मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आ रहे हैं। इसके अंदर जो हो गया कि महाराष्ट्र की जो है ये गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती आवाम, ये बात उसमें साबित हुई। और उद्धव ठाकरे बड़े लीडर बन के महाराष्ट्र में उभर के आ रहे हैं, जो देख रहे हैं। नहीं तो पिछले टाइम उनके 41 सीट थी, कांग्रेस की 1 सीट थी, राष्ट्रवादी की 4 सीट थी, एमआईएम की 1 सीट आई थी 19 में, और एक आज़ाद आई थी नवनीत राणा, जो राष्ट्रवादी के सपोर्ट से है, मगर वो बीजेपी में गई। तो आज कुछ नहीं करके उनके पास 42 सीट आती थी, आज उनको एक एक एमपी की सीट के लिए लड़ना पड़ रहा है। और 5 साल चीफ मिनिस्ट्री देने के बाद में, 2-2 पार्टी को तोड़ने के बाद में, सारी बदनामी लेने के बाद में भी आज उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है महाराष्ट्र के अंदर बदलाव की लहर है। और उद्धव ठाकरे खास तौर से कि बड़े लीडर बन के सामने दिख रहे हैं। और शरद पवार का कहीं ना कहीं जो कार्ड चलता है इलेक्शन के अंदर, जाति समीकरण जो वो करते हैं, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब दिख रहे हैं। कांग्रेस जो ख़त्म हो गई थी, ख़त्म हो रही थी, ऐसा लगता था महाराष्ट्र के अंदर। 19 में अगर कभी उनका चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे नहीं बनता था, अलायंस में नहीं रहते, तो शायद उनके एमएलए सारे भाग जाते थे, पार्टी खत्म हो जाती थी। महाराष्ट्र कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के उभरी है। एक अहम सवाल शहर मालेगांव के लिए, पार्लियामेंट चुनाव धुलिया मालेगांव हल्के में, कहा जाता है मालेगांव धुलिया हल्के का परसेंटेज कम रहता है। शहर मालेगांव को लेकर अगर बात की जाए तो शहर मालेगांव में कहा जाता है, और गलत भी नहीं है जहां तक कहा जाता है, कि यहाँ सियासी पार्टियों के नाम से नहीं चलता, लीडरान के नाम से उनकी एक पकड़ है, पावर है, उनका वोट बैंक है, पॉकेट वोट है, इनके मानने वाले, चाहने वाले, इनके मद्दा हैं। ये पार्टियां अगर बदलते भी हैं, कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई किसी पार्टी में जाता है, आप देख सकते हैं उनका पब्लिक पावर उनके साथ ही जाता है। ये सबूत है, जो गलत नहीं है, कि यहाँ पर लीडरान की पॉकेट वोट है, लीडरान की पॉकेट वोट है। तो वोटिंग परसेंटेज किस तरह शहर मालेगांव से बढ़कर निकलेगा, इस बारे में एक सुलझे हुए टीचर रिजवान खान सर से जानते हैं क्या पैगाम होगा रिजवान खान सर का लीडरान को और शहरियान के लिए भी, ताकि वोटों का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा शहर मालेगांव जो है ये सियासी तौर से बेदार शहर है। यहाँ का अमीर गरीब, पढ़ा लिखा जाहिल जो भी है, जो मजदूरी करते हैं वो भी है, हर कोई जो है सियासी तौर से बहुत अलर्ट और बहुत बेदार है और सियासी सूझबूझ रखता है। मैं एक बात बोलूँगा कि वोट बैंक पहले रहा होगा, पहले रहता था, क्योंकि लीडरान भी मुखलिस थे। जब लीडर मुखलिस थे तो वोट बैंक भी उनका ईमानदार था, वो जो बोलते थे वो करते थे। मगर मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि ये उसका वोट बैंक है, एक मखसूस तबका उनका खाली उनके साथ है। वोट बैंक को तो मैं नहीं मानूंगा,
क्योंकि जब अपना मुफ्ती साहब आए तो जब कहीं ना कहीं वोट बैंक नया, वो तो नए आदमी आए थे, उनके साथ में बड़ी तादाद में वोट बैंक गया ना उनके साथ में, वो चुन के आए, कारपोरेशन में भी चुन के आए, बड़ी बड़ी पार्टी बन के उभरे। उसके बाद में 9 का इलेक्शन भी, जबकि शेख रशीद उस वक्त के पावरफुल लीडर थे, 2 बार के एमएलए थे, लोगों ने उनको वोट भी दिया और पैसा भी दिया। मगर वही वोट बैंक 14 के अंदर उनके खिलाफ गया, 14 में वोट बैंक खिलाफ गया उनके, 14 में वोट बैंक खिलाफ गया और वो आसिफ शेख रशीद के सामने मुफ्ती साहब इलेक्शन हार गए। 19 के अंदर ये हुआ कि आसिफ शेख रशीद का वोट बैंक है, ये वोट बैंक है, यहाँ की इतनी वोट है, वहाँ की उतनी वोट है, आगरा रोड के इधर की इतनी वोट है, मगर आगरा रोड के इधर मुफ्ती साहब को लीड मिल गई 19 में। तो वोट बैंक किसका है ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। निहाल साहब ने जब 9 में इलेक्शन लड़े, एमपी का इलेक्शन, जब पहली बार ओपन सीट भी, लोगों का इसरार था कि मुस्लिम एमपी होना चाहिए, और उस वक्त तो निहाल साहब से मौजू लीडर कोई नहीं था जो एमपी का इलेक्शन लड़े। और वो हमारे लिए हमारी बदनसीबी थी जब हम सारे लोग सब साथ में आना चाहिए था कि निहाल साहब ने इतने मरतबा जनता पार्टी का, जनता दल का हरिशंकर माले को चुन के दिया, मगर ये नया मतदार संघ आया, इसके अंदर खाली मुस्लिम लोग ही निहाल साहब के साथ आए, और मालेगांव से उनको 70,000 और 73,000 वोट मिली थी। कोई बाहर के कोई मुसलमानों ने निहाल साहब को वोट दिया मुझे नहीं लगता, मगर जब बुलंद इकबाल वोट इलेक्शन लड़ा तो शायद उसको उतनी वोट नहीं मिली 14 के इलेक्शन के अंदर। तो वोट बैंक ऐसा नहीं है, मालेगांव के लोग अब पहले रहा होगा, अब लोग होशियार हो गए, कौन काम करने वाला है उसको देते हैं, कौन हमारे काम आएगा उसको देते हैं। अब ये मैं ये बकरी बांध दूंगा वो चुन के आएंगे, अब वो सब बात ख़त्म हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे लोग जागरूक हो गए, अब काम देखते उनको क्या काम हो रहा, क्या स्कीम आ रही, आगरा रोड के उधर क्या काम हो रहा, मौसम पुल के उधर क्या हो रहा, धुलिया का एमएलए क्या कर रहा, मालेगांव का एमएलए क्या कर रहा, ये सारी बातें देखते हैं। इसलिए अब वैसी कोई बात नहीं रही। दूसरी बात यह है कि हमको तो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, वोटिंग डालना ये हमारा जमहूरी हक है, और हमारे लिए खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में हैं, और यहाँ पे वोटिंग राइट्स जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसी वक्त से वोट देने का हक सबको एक साथ दे दिया गया था। ये उस वक्त के जो हमारे लीडर थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब हुए, कि हमारे अबू कलाम आज़ाद हुए, कि उस वक्त जो भी कमेटी के अंदर थे, दस्तूर कमेटी के अंदर, उसके चेयरमैन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने पहले दिन से ही सबको वोटिंग का राइट दिया। नहीं तो अमेरिका के अंदर तो 100 साल लड़ना पड़ा नेग्रोस को, काले लोगों को 100 साल लड़ना पड़ा, जब उनको जाके मार्टिन लूथर किंग जैसे लीडरान को लड़ना पड़ा, कई लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़े, और 100 साल की लड़ाई के बाद में काले लोगों को वोटिंग का देने का राइट मिला। उसके बाद में जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोला जाता है, बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे औरतों को वोटिंग का राइट्स 50 साल के बाद में मिला, वहाँ खाली मर्द हजरात वोट डालते थे। ये हमारी खुशनसीब है कि हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के वक्त से पहले इलेक्शन से जो बालिग है वो वोट डालेगा, विथआउट एनी क्या बोलते हैं, बिना किसी के भेदभाव के, कलर, कास्ट, क्रिएट, ये बिना किसी के मज़हब, कोई चीज़ को छोड़ के जो बालिग है वो वोट डालेगा। ये हमको राइट दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और हमारे हुकूमत के अंदर हिस्सेदारी है, हम किसको चुन रहे ये हमारा राइट है, हमने उसको सोचना चाहिए। और हुकूमत के जो भी हमारा नुमाइंदा है, वो एमएलए का हो कि एमपी का हो कि किसी भी इलेक्शन हो, हमारा वोट डालना हमारा राइट है, बिल्कुल डालना चाहिए। और बराए मेहरबानी ये जो मैं देखता हूँ ना कि हमारे शहर के अंदर एक आए कि मस्जिदों से हो रहा है, मदरसों से हो रहा है, उलमा बोल रहे हैं। पहली बात तो क्या होता है कि इनका इतना बड़ा विजन नहीं रहता, इतनी बड़ी इनकी सोच नहीं रहती। बीजेपी यही फ़ायदा उठाती कि मस्जिद से बोला जा रहा है, मौलाना बोल रहे हैं कि ये वोट डालो, तो उसमें क्या होता है कि इनसे तो कोई हमको फ़ायदा नहीं होता, उलमाओं से, वो हिंदू एक हो जाते। उसमें जो हमारा नुकसान होता कि मालेगांव की वोट तो पूरी की पूरी सेकुलर उम्मीदवार को मिलती, 99% वोट पिछले दोनों इलेक्शन में मिली है, कुणाल पाटिल हो कि तुम्हारा अमरेश भाई पटेल हो। मगर वो जो सेकुलर हिंदू है ना, वो भी जाके वोट फिर हिंदुओं को देने लगा, वो कास्ट का मज़हब के नाम पे वो बीजेपी को वोट डाल देते। इसलिए 1-1 लाख और 2-2 लाख से हमारे उम्मीदवार हार जाते। हमारी इतनी एक साथ हमारी इत्तेहाद हमारा दिखने के बाद भी हमको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता, इसलिए मालेगांव से नुकसान हो रहा है। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हमारा नुमाइंदा है
उसमें और हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। हम हमारे काम पे ध्यान देना चाहिए। ज़बरदस्ती का इसको इलेक्शन सियासत को मज़हब से बहुत जोड़ना नहीं चाहिए, ये मेरा बोलना है। और दूसरी बात है कि डरना भी नहीं चाहिए कि दस्तूर बदल जाएगा। हम हिंदुस्तान में 14% है, दस्तूर बदलेगा तो 14 का नहीं 86% का भी नुकसान होगा। हुकूमत महंगाई आई है, हुकूमत कभी बुरी है तो वो महंगाई 86% को भी आने वाली है। जो बेरोज़गारी है, बड़ा बिरादरान वतन बड़ा है, उनकी बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम क्या है, हम तो 14% है। मुझे तो हैरत होती है बिरादरान वतन के ऊपर कि ये 14% से डर के 86% लोग डर के वोट डालते हैं। हाँ, अपना फ्यूचर भूल जाते वो कि मुसलमान कैसे हिंदू खतरे में बोल के वो बीजेपी को वोट डाल देते हैं। हाँ, मुसलमान तुम्हारे मंगलसूत्र ले लेगा, तुम्हारा सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमान को दे देंगे। और वो पढ़े लिखे लोग भी ये बात मान लेते हैं। मुझे तो इस पर बहुत हैरत होती है। हमारे से ज़्यादा मुश्किल वक्त बिरादरान वतन का, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम खुश है, हम हमारा अच्छा है, हमारा जो होना तब हो गया। आर्टिकल 370 कश्मीर में लगा, मगर बीजेपी की हिम्मत भी नहीं है कश्मीर में उम्मीदवार खड़ा करने की। आज घाटी के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार नहीं एमपी के इलेक्शन में। अगर कभी उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, वहाँ के लोग कभी खुश है तो वहाँ उनका इलेक्शन लड़ना चाहिए था। हाँ, ये तो मुसलमानों के लिए अच्छी बात है, मुसलमानों का अच्छे दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है कि मुसलमानों ने तालीम पे ध्यान देना, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना, ये फालतू के किसी की बात में आके डरना नहीं। एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? एनआरसी ने क्या, एनआरसी लागू हो गया मुसलमान सब बाहर चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो नई शौहरत, नई सिटीजनशिप देने का कानून है। तुम्हारे कागजात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कागजात रहते, जन्म दाखिला हर किसी के पास है। पहला डॉक्यूमेंट जन्म दाखिला रहता है, जिसके बाद जन्म दाखिला भी हो गया, वो कहीं का भी हो, कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनसिपलिटी हो गया, पंचायत समिति हो, वो प्रॉपर वो हो गया लोकल। इसलिए बराए मेहरबानी है, उलमा लोग जो डराते हैं उससे तो आप लोग बिल्कुल मत डरो, इससे बुज़दिली मत दिखाओ। हमारे कौम जो है समझदार कौम है, पढ़े लिखे कौम है। आज तुम तालीम की बात देखो, IAS IPS अभी UPSC का रिजल्ट निकला, हर साल हमारा रेशो परसेंटेज बढ़ रहा है। IPS IAS में मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ आगे निकल रहे। हमारे शहर की बात देखो, पिछले साल 72 बच्चे और बच्चियाँ हमारी MBBS में गई, फ्री सीट में, मैनेजमेंट में, एसोसिएट मिला के 72 गई। इतने तो बिरादरान वतन के भी नहीं गए मालेगांव से। उससे पहले 52-55 लोग गए थे। आज हमारे कितने बच्चे बच्चियाँ PG के अंदर है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल में कर रहे हैं। हमारा तो अच्छा टाइम चल रहा, हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। और ज़बरदस्ती किसी को डराओ मत, डर के वोट मत डालो यार, ये तो हमारा राइट है, हम इसको एंजॉय करो, अच्छा खुश होकर वोट डालो और समझ के वोट डालो। मालेगांव शहर तहरीकी शहर है, यहाँ से जो आवाज़ उठती है ना, वो बदलाव वाली आवाज़ होती है। यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो पूरे हिंदुस्तान में उसका चलता है, ये हमने देखा है। पहले तो फ़लस्तीन के लिए भी तहरीक जो चलती थी वो मालेगांव से सबसे पहले शुरुआत हुई थी, उसकी निहाल साहब ने किया था उसकी शुरुआत। तो हमारा शहर तो बहुत अलर्ट है। ये है गैर ज़रूरी कि ये बुज़दिल लीडरान की बातों में मत आओ, और जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, आप लोग वो लोग गैर ज़रूरी सियासत के अंदर आके इंटरफेयर मत करो। उनकी इतनी समझ भी नहीं रहती, उनका इतना सियासी शऊर भी नहीं रहता, और सबसे बढ़ के बात है कि उनका विजन भी नहीं रहता इतना बड़ा, ना वो कोई तहरीक चला सकते अगर कभी कोई गलत हुआ तो। और जो भी बात उन्होंने जब तक आज तक तहरीक चलाई है उसमें शहरियान का नुकसान ही हुआ है। होटल गांव करी बेहतरीन पकवान, लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहाँ आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए और 230 रुपए में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए और 330 रुपए में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार
खाकर तो देखिए होटल गांव करी। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए।